मित्रों, जय हिंद। मैं दिलीप कुमार त्रिपाठी पत्रकार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लोकसभा पर। मित्रों, कल आपने अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक बड़ी और बुरी खबर सुनी। खबर यह थी कि वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर एक व्यक्ति द्वारा उस समय हमला किया गया। उन पर कई राउंड फायरिंग की गई जब वह पाकिस्तान में जल्दी से जल्दी चुनाव कराने की अपनी मांग को लेकर के एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। उनका यह प्रदर्शन पंजाब प्रांत के वजीराबाद कस्बे में था। वहाँ के अल्लाह चौक पर से जब वह आगे बढ़ रहे थे, उस टाइम पर जिस कंटेनर पर वह सवार थे, उस कंटेनर को लक्ष्य करके स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें उनकी पार्टी के एक पूर्व सांसद और दर्जनों अन्य लोगों सहित इमरान खान को भी गोलियां लगी हैं। इमरान खान के दोनों पैरों में कुल 3 गोलियां लगी बताई जा रही है। किन्हीं किन्हीं रिपोर्टों के हवाले से इसको 4 भी कहा जा रहा है। राहत की बात यह है कि इमरान की हालत खतरे से बाहर है। लेकिन जो बड़ी बात है और इस घटना ने जिस एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया, हालांकि बहस पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा है। दुनिया के देश तो वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। साधारण तौर पर, सामान्य तौर पर कोई भी मुल्क हो, कोई भी नेता हो, कोई भी देश हो और कोई भी व्यक्ति हो, इस प्रकार की हिंसा का, इस प्रकार से कायराना और कातिलाना हरकतों का समर्थन कोई कतई नहीं करना चाहेगा। तो निश्चित रूप से यह निंदनीय कृत्य है। दुनिया के ज़्यादातर देश इसकी निंदा कर रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं, लोग दुआ कर रहे हैं कि इमरान खान जल्दी स्वस्थ हों। भारत ने भी इमरान के जल्दी स्वस्थ होने को लेकर के अपनी शुभकामना दी है। और भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम पूरे घटनाक्रम पर निगाह बनाए हुए हैं, क्योंकि हमारे लिए समस्या यह है कि पाकिस्तान कुछ भी हो, कैसे भी हो, वह अपनी आदतों से, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। तो निश्चित रूप से हमें हर पल, हर दृष्टि से सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता होती है। तो वह एक अलग टॉपिक है, एक अलग सब्जेक्ट है। तो उसमें लेकिन मुख्य रूप से जिस बात की चर्चा मैं इस वीडियो में आपके सामने करना चाह रहा हूँ और जिसको लेकर के ये वीडियो लेकर मैं सामने आया कि क्या कारण है, यह सोचना पड़ेगा कि, और सारी दुनिया सोचने के लिए विवश है, पता नहीं पाकिस्तान क्यों नहीं सोचता है कि क्या ऐसा कारण है कि पाकिस्तान में ऐसी राजनीतिक हिंसा का, जिस हिंसा में अब तक उन्होंने अपने दर्जनों मतलब कई दर्जन राजनीतिक प्रशासनिक पदाधिकारी खोए हैं। उन्होंने अपने सेना के तमाम अधिकारियों को खोया है। उन्होंने अपने देश के तमाम अन्य क्षेत्रों से जुड़ी शख्सियतों को खोया है। और तो और उन्होंने अपने स्कूलों में तमाम बार सैकड़ों की तादाद में बच्चों को खोया है। इतना सब होने करने के बावजूद पाकिस्तान में ये सब चीज़ें चलती रहती और वहाँ के लोग कुछ सुधरने सीखने का नाम नहीं लेते। हमले के तुरंत बाद जो हुआ और जिसने वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा प्रेरित किया, उसके बारे में चर्चा करूं तो उससे पहले मैं पाकिस्तान में जो भी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, अब इतनी ज़्यादा है, इतनी लंबी फहरिस्त है उनकी कि सबकी चर्चा तो संभव ही नहीं है। सबकी चर्चा हम कर भी नहीं सकते और इतनी लंबी चर्चा का कोई अर्थ भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जानकारी के लिहाज से और सोचने के लिहाज से, समझने के लिहाज से कुछ प्रमुख घटनाओं पर चर्चा आवश्यक लग रही है। वो घटनाएं कौन सी हैं? जैसे आपको एक तथ्य तो पता होगा, हालांकि उसके कारण हिंसा के नहीं है, उसके अन्य दूसरे कारण है, लेकिन एक तथ्य आपको पता होगा। नहीं पता है तो जान लीजिए कितना अद्भुत और आश्चर्यजनक तथ्य है कि अब तक वहाँ के किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। उनके पहले प्रधानमंत्री हुए थे लियाकत अली। लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री थे। आज़ादी के बाद उनको प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला
और उनको ही 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज़ाद पाकिस्तान के इतिहास में किसी बड़ी शख्सियत का ये पहला मामला था। उसके बाद एक लंबी फहरिस्त शुरू हो गई। उस फहरिस्त की चर्चा में दूसरा नाम अगर हम कह लें तो वहाँ की पार्टी थी NWFP, जिसके नेता थे प्यास नीलो खान साहिब कहते थे। नेताजी खान अब्दुल जब्बार साहब को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व गवर्नर थे हयात खान शेरपाव साहब। यही PPP पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के संस्थापक भी थे। इनकी भी हत्या हो गई। चौधरी जहूर इलाही 1981 में लाहौर में मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व राज्यपाल, पूर्व CM भी थे फजल हक साहब को पेशावर में 30 अक्टूबर 1991 को मार डाला गया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम हैदर वाइन साहब को 1993 में मार दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पिता पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, इनके बेटे यानी बेनजीर के भाई मीर मुर्तजा भुट्टो को सितंबर 1996 में कराची में मार दिया गया। सिंध प्रांत के पूर्व राज्यपाल साहब थे हकीम सईद साहब, 1998 में कराची में मार दिए गए। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री फॉरेन थे सिद्दीकी खान काजू साहब, इनको 2001 की जुलाई में मार दिया गया। 14 दिसंबर 2003 को जनरल मुशर्रफ, भारत भला जनरल मुशर्रफ को कैसे भूलेगा। जनरल मुशर्रफ साहब पे कई हमले हुए हैं। अब इनको पे जो पहला हमला हुआ वो रावलपिंडी में एक ब्रिज से इनको गुजरना था और ब्रिज पर बम लगाया गया था। हालांकि इनके दस्ते में चल रही गाड़ी में लगे जैमर ने उस डिवाइस को समय पर फटने से रोक दिया था और सकुशल गुजर गया था मुशर्रफ साहब का काफिला। लेकिन मुशर्रफ साहब के काफिले के गुजर जाने के बाद वो बम फटा और उसमें ये पता चला कि बाल बच गए मुशर्रफ साहब, नहीं तो लगभग काम खत्म था। और 25 दिसंबर को, उसी साल 25 दिसंबर को दोबारा प्रयास हुआ मुशर्रफ साहब की हत्या का। 30 जुलाई 4 को अटक जिले के फतेहजंग में PM शौकत अजीज, वहाँ के प्रधानमंत्री शौकत अजीज एक आत्मघाती हमले में बाल बचे थे। अदरवाइज उस फहरिस्त में लिखना बहुत जुड़ जाता। 6 जुलाई 2007 को मुशर्रफ पर फिर से हमला हुआ। उनके विमान पर 36 राउंड गोलियां चलाई गई। मुशर्रफ साहब बाल बचे। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में आत्मघाती बम ने पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, उस टाइम प्रधानमंत्री थे, बेनजीर भुट्टो नहीं रहे। यह तो कुछ एक ऐसे नाम थे जो प्रमुख नाम थे। तमाम नाम छूट भी गए हैं, लंबी फहरिस्त है। मैं विभिन्न स्रोतों से देख रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे कम से कम 4 दर्जन नाम तो ऐसे समझ में आए जो विभिन्न प्रांतों में या मतलब वो प्रशासक रहे, केंद्र में मंत्री रहे, पाकिस्तान की संघीय सरकार में, इस टाइप के लोगों को हत्याएं हुई। वहाँ पे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, व्यवसायियों की, वैज्ञानिकों की, प्रोफेसरों की, इनकी उनकी जो भी थोड़ा सा प्रतिष्ठित है, जो भी थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, कर रहे हैं, उनकी हत्याएं, उनको मारना पीटना सब आम बात है। अब जिस बात को लेकर के मैंने वीडियो बनाया, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही हमला हुआ और जैसे दुनिया को पता चला और दुनिया के से इसकी प्रतिक्रियाएँ आना शुरू हुई, तो जो सबसे पहली प्रतिक्रिया थी वो जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से आई। उस प्रतिक्रिया में, हालांकि ये ढंग से अप्रत्याशित भी नहीं है, ऐसी प्रत्याशा भी की जा सकती थी, ऐसी उम्मीद की जा सकती थी।
उनके प्रवक्ता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रवक्ता असद उमर ने जो बयान जारी किया, और असद उमर ने ये बयान पार्टी की तरफ से या अपनी तरफ से नहीं जारी किया। उनका कहना था कि स्वयं एक्स पी एम इमरान ने उनसे कहा कि ये स्थिति है और ऐसी ऐसी संभावना है, और उस संभावना के आधार पर उन्होंने पीएम शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सीधा सीधा, वहाँ के होम मिनिस्टर सनाउल्लाह साहब को और एक सैन्य अधिकारी मेजर जनरल फैसल साहब को, 3 लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। प्रतिक्रिया आई सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, सबने सधी प्रतिक्रिया दी, और उसी सधी प्रतिक्रिया से एक चुटकी काट ली इमरान को, उल्टे नसीहत दे डाली वहाँ के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने। ख्वाजा आसिफ साहब ने शब्दों का चयन बड़ी सावधानी से करते हुए कहा कि यह हमला देश में हिंसा की बढ़ती हुई प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति है। आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि ये कुछ शब्द जो राजनीति में भी लाए गए हैं, उन शब्दों में जिसमें मरेंगे जलेंगे, ऐसे शब्दों से समस्या पैदा होती है। जाहिर सी बात है उनका इशारा इमरान खान की आक्रामक शैली की तरफ था, जिस आक्रामक शैली के चलते यह पूर्व क्रिकेटर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना, उस आक्रामक शैली की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने ये बात कही। परंतु क्या पाकिस्तान में जो हिंसा का वातावरण है, जो व्यवस्था है, उसके लिए अकेले किसी इमरान खान को, किसी ख्वाजा आसिफ अली को, किसी भुट्टो को, किसी मुशर्रफ को जिम्मेदार ठहराना उचित है? और क्या यह एक सही आकलन होगा? बस जब इसकी बात करते हैं तब फिर पाकिस्तान को पूरे उसकी सोच के एक बृहद आयामों में देखना पड़ेगा, और वहाँ आप यह पाएंगे कि पाकिस्तान का जन्म ही हिंसा की मनोवृत्ति के साथ हुआ। इतिहास के जो विद्यार्थी होंगे या जिनकी स्वाधीनता संग्राम में रुचि रही होगी, उन्होंने अध्ययन किया होगा, जिन्होंने किस्से कहानियों में सुने होंगे, स्कूलों के व्याख्यानों में सुना गया होगा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस पाकिस्तान की मांग को करते हुए उस मांग पर जोर देने के लिए जो मुस्लिम लीग ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किया, और उसकी आड़ में जो कुछ हुए 1946 में, कौन भूल सकता है? आज़ादी उनको मिल गई। उनको आज़ादी मिलने के बाद सांप्रदायिक दंगों का पाकिस्तान से, पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के पलायन के लिए जो कुछ किया गया, जो कुछ वहाँ पर हिंसा एवं मौत का नंगा नाच किया गया, सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है, किस्से कहानियों में प्रचलित है। हमें याद है कि किस तरह से हिंसा के दम पर पाकिस्तान ने कश्मीर हथियाने की साजिश रची, और यह तो भारत के संदर्भ में, हिंदुओं के संदर्भ में उनकी सोच की, उनकी मनोवृत्ति की चर्चा की अगर बात करें तो चलिए वहाँ तक तो फिर भी बात कहीं न कहीं तक थोड़ा सा समझी जा सकती है। परंतु पाकिस्तान अपने आप में बदहाल क्यों है? पाकिस्तान अपने आप में परेशान क्यों है? तो यह आसानी समझा जा सकता है कि समूची दुनिया में आतंकवाद का पोषक होने के नाते कई बार विभिन्न मंचों पे, हालांकि इसके लिए वो लताड़े जा चुके हैं, बेलगाम हुए हैं, लेकिन आदत है, नहीं जाती। लेकिन पाकिस्तान ने अपने लिए जो, अब उस शब्द के प्रयोग से मैं बचना चाह रहा हूँ, लेकिन शिक्षा, प्रशासन और अन्य चीज़ों को लेकर के जो राह चुनी, उस राह पर चलकर उनको मिलना भी क्या था? जनरल जियाउल हक के कार्यकाल में जिस प्रकार के मध्यवर्गीय कानूनों को लागू करके
और पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के समाज को जिस ढर्रे पर ढकेलने की कोशिश हुई, जिस तरीके से वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में मध्यकालीन तत्वों को प्रमुखता दी गई, मध्यकालीन विचारधारा को प्रश्रय दिया गया, उस विचारधारा से वहाँ पर प्रगतिशील और किसी प्रकार की समावेशी मानसिकता की कल्पना ही नहीं संभव थी। हद ये हुई कि इस विचार को बदलने की ज़रूरत किसी भी सरकार ने, किसी भी व्यक्ति ने महसूस नहीं की। बस इतना सा हुआ कि वहाँ पे धर्म के नाम पर, भारत विरोध के नाम पर सरकार चलाने की कोशिशें होती रहीं। वहाँ के संघीय ढांचे में, वहाँ के संविधान में, वहाँ की व्यवस्था में सेना को जो अधिकार प्राप्त हैं, उन अधिकारों में जिसमें उसमें को प्रदेश सारे देश में मार्शल लॉ लगा करके नियंत्रण अपने हाथ में लेने की शक्ति प्राप्त है, और इस शक्ति का प्रयोग कई बार वहाँ की सेना ने, सेनाध्यक्षों ने किया है। इसलिए जो भी वहाँ का प्रशासक होता है, उसके सामने एक समस्या होती है कि वह कभी भी बुनियादी तत्वों की तरफ, बुनियादी मसलों की तरफ, जो पाकिस्तान की आवाम की तरक्की, खुशहाली के लिए आवश्यक हो, उधर सोच ही नहीं पाता। उसको सोचना समझना कुछ होता नहीं है, उसे करना भी कुछ नहीं होता है। उसे वहाँ के कट्टरपंथियों, वहाँ की सेना और सरकार के बीच में एक संतुलन बनाने की कोशिश करनी होती है। एक तार पर, हवा में झूलते हुए तार पर चलना होता है। सेना की समस्या है कि भारत विरोध उसकी मानसिकता में बसा हुआ है। दुनिया के सामने उसको पेश नहीं होना होता है, दुनिया के मंचों पर उसकी कोई जिम्मेदारी, जवाबदेही नहीं बनती है। वह पाकिस्तान में खुद मुख्तार है, लेकिन दुनिया के देशों के जिम्मेदार तो है नहीं। अब जो काम उनकी बुनियाद में ही गड़बड़ हो गया है, उसको किसी लेवल पर सुधारा ही नहीं जा सकता, और कोई काम असंभव ही नहीं है। एक इच्छा शक्ति की जरूरत है। वहाँ पर ऐसे दिखता ही नहीं है कि कोई जयप्रकाश पैदा हो गए, कोई लोहिया पैदा हो गए। ऐसा नजर नहीं आता है कि वहाँ पर कोई अटल बिहारी वाजपेयी खड़ा होकर के और कह दे कि सत्ता अनैतिक रूप से मिलती है तो हम चिमटे से नहीं छूएंगे। दिखता ही नहीं है कि वहाँ पर कोई नरसिंह राव विपक्ष के नेता को इस बात के लिए तैयार कर ले, को भारत का पक्ष जा कर के रख दे। जिस प्रकार की समावेशी शैली से भारत आगे बढ़ रहा है, भारत ने अपनी आज़ादी के टाइम जिन मूल्यों को लेकर के, जिन व्यवस्थाओं को लेकर के दुनिया से कदम ताल की, दुनिया की आंखों में आंखें डाल करके आगे बढ़ने की सोची, पाकिस्तान तो उधर सोच ही नहीं रहा है। तो फिर पाकिस्तान का होना क्या है? इतिहास के पन्नों में अगले वर्षों में इस मुल्क की तस्वीर और ताबीर क्या होने वाली है, यह आसानी से कल्पना की जा सकती है। और हम तो बस सिर्फ इन 2 लाइनों के साथ बात खत्म करना चाहेंगे कि हमने मांगी थी फकत एक उजाले की किरण, तुमने सोच लिया आग लगा दी जाए। जो जवां हो के बहाएंगे लहू भाई का, ऐसे बच्चों को क्यों जीने की दुआ दी जाए। लेकिन हम दुआ देंगे, हम पूरी पाकिस्तान की सलामती की दुआ देंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। जय हिंद, जय भारत।